हेलो एवरीवन, हम लोग टैक्स के बारे में समझ रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियो आप लोग को मिल गया है और पहला वीडियो में हम आपको बताए थे टैक्स के बारे में बताए थे और दूसरा हम वीडियो इसका बना एक्ट का कि कोई भी कानून टैक्स के लिए कैसे बनता है कि बिना कानून बने आप टैक्स वसूल नहीं सकते हैं। और तीसरा बताएं इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए, क्योंकि हम टैक्स के बारे में पढ़े और इनकम टैक्स के बारे में न जाने तो सब काम बेकार हो जाएगा। और आज हम लोग समझेंगे हेड्स ऑफ इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स लेती है तो वो टैक्स किस बात के लिए लेती है, तो वो के लिए भी गवर्नमेंट ने कानून बनाया है जो सेक्शन 14 में है, लिखा हुआ है। तो हम लोग का जो इनकम टैक्स देना होता है वो इनकम टैक्स इनकम पर होता है। अब इनकम टैक्स जो है वो इनकम का जरिया है 5 है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस तो समझ रहे हैं आप, प्रोफेशन मतलब कि कोई वकील है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है। प्रोफेशन ये प्रोफेशनली वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस के लिए किसी चार्टर अकाउंट को हिसाब किताब करने के लिए रखे तो उसका पैसा दे रहा है, या चार्टर अकाउंट उससे पैसा कमा रहा है उसका हिसाब रख के। तो एक व्यक्ति जो है 5 तरह का इनकम कर सकता है। जॉब करके सैलरी पा सकता है, बिजनेस या प्रोफेशनल काम कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? मतलब कि अपना मकान किराया पर लगाता है, उससे इनकम कमाता है। अगला है कैपिटल गेन मतलब कि उसका लैंड है बेच के दिया, बिल्डिंग है बेच दिया, सोना चांदी है बेच दिया, तो उससे जो इनकम होता है वो कैपिटल गेन बोला जाता है। ये चारों बच जाते हैं। ये 5 पंजा है, ये देख रहे हैं पंजा है। तो ये जो 5वां जो है ये 4 में जो नहीं जाएगा इनकम वो 5वां में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं अदर सोर्स। जैसे लॉटरी से इनकम हुआ, कोई गिफ्ट दे दिया आपको। अब गिफ्ट में भी तो बहुत आपको मकान दे सकता है, बड़ी चीज़ दे सकता है आपको। आप इंटरेस्ट ले आप बैंक में पैसा दे दिए हैं और उसे इंटरेस्ट से पैसा से आप कमा रहे हैं। शेयर मार्केट से आप पैसा कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जो इनकम करते हैं वो हेड होता है 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तीसरा हाउस प्रॉपर्टी, चौथा कैपिटल एंड गेन्स और अदर सोर्स। मतलब ये चारों में जो नहीं जाएगा वो 5वां में जाएगा। मान लें कि मिस्टर ए जो है वो उनका बहुत सा इनकम का सोर्स हो सकता है। जैसे सैलरी है तो वो मिस्टर ए 3 जगह जॉब कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि 3 जगह काम कर रहे हैं मिस्टर ए, तो 3 जगह काम करते, तीनों जगह से सैलरी पा रहे हैं। सैलरी 1, सैलरी 2, तो सैलरी, तो ये हेडिंग नहीं हो जाएगा, ये तो सोर्स ऑफ इनकम हो गया। मन एक हेडिंग में वन हेडिंग मेनी सोर्स, एक हेडिंग में बहुत सोर्स होता है। जैसे बिजनेस है, मिस्टर ए बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस 1 किए, बिजनेस 2 किए, बिजनेस 3 किए,
तो इस तरह मिस्टर ए बहुत सा इनकम कर सकते हैं एक ही हेड से। तो क्या इसमें समझिए हम लोग, पहला ये समझिए कि इनकम गवर्नमेंट ने बना दी है, केवल बनाई है। इनकम टैक्स लेने के लिए इनकम को दर्शाई है सेक्शन 14 में कि कानून बनता है तो उसका एक रूल होता है, ठीक है। तो ये 5 आपका इनकम का हेडिंग है। और एक बात ये समझिए, दूसरा बात ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति पर लगता है और व्यक्ति इनकम करेगा तो ये 5 से करेगा, पहला। दूसरा बात है कि एक व्यक्ति 5 तरह का इनकम कर सकता है। दूसरा बात कि एक व्यक्ति एक साथ कई बिजनेस, कई जॉब कर सकते हैं, ये सब इनकम में माना जाएगा। मैंने सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग हो सकता है। अब रही इसको पहचान कैसे होगा, तो इसकी पहचानने के लिए आपको समझना होगा इसको बारे में कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अब रेवेन्यू नेचर क्या है? रेवेन्यू नेचर वो होता है जो आपको हमेशा आय आते रहे, इनकम होते रहे। जैसे सैलरी आपको हमेशा मिलता रहता है, बिजनेस से हमेशा पैसा मिलता रहता है, प्रोफेशन से मिलता रहता है। अगर रेंट, आप हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस रेंट पे लगाते हैं, लेकिन कभी कभार आप लैंड बेचते हैं, सोना बेचते हैं, बिल्डिंग बेचते हैं, तो एक कैपिटल गेन हो गया। इसके बाद जो होता है अदर सोर्स होता है, जैसे लॉटरी हो गया, गिफ्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, शेयर मार्केट हो गया। तो हमको लगता है कि हेडिंग के बारे में कुछ समझें, लेकिन इसको डिटेल से आपको हम समझाते हैं फिगर के द्वारा। आइए देखते हैं ये भाई साहब को। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं कि जॉब से पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं जॉब से। तो मतलब कि सैलरी है, इनकम कहाँ से इनका आ रहा है? सैलरी से आ रहा है। एक्चुअली में सैलरी जो पाता है वो 2 चीज़ का होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। जब कोई एम्प्लॉयमेंट रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, तो उस रोजगार में बहुत से लोग काम करते हैं और इसका एक मालिक होता है, एम्प्लॉयर बोलते हैं उसको, ठीक है, एम्प्लॉयर बोलते हैं। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। मतलब कि कहने का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है, चाहे गिफ्ट देता है, कोई भी वस्तु देगा वो सैलरी कहलाएगा। तो सैलरी से ए इनकम कमाता है। कहने का मतलब एक चीज़ और है कि उसका एम्प्लॉयर उसको सैलरी के अलावा कार, बिल्डिंग, रहने के लिए घर देता है, आने जाने के लिए कार देता है, नौकर चाकर देता है। तो ये सब कुछ उसका इनकम है, उसका सैलरी है। ये नहीं है कि वो अलग से होगा, मतलब कि जॉब कर रहा है और जॉब कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर उसको कुछ दे रहा है, तो जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा वो सैलरी कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा, इसका एक अलग ही है। लेकिन आप समझते कि इनकम आदमी सैलरी से करता है, पहला। दूसरा, ये बुढ़िया को देखिए, ये बुढ़िया क्या कर रही है कि अपना रूम ही किराए पर लगा दी है, अपना रूम किराए पर लगा ली। अब बहुत 500-500 का नोट देखिए ये कमा रही है। तो ये हाउस प्रॉपर्टी होता है। हाउस प्रॉपर्टी दैट मीन्स कि अपना मकान जो है वो किराए पर लगा देना, तो इससे इनकम होता है। तो ये कहलाता है हाउस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल गेन। अब देखिए ना, ये भाई साहब अपना मकान ही बेच रहे हैं, ये 2-2 हज़ार का नोट गड्डी देख रहे हैं, इन्होंने अपना मकान ही बेच दिया। तो ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया, क्योंकि इन्होंने अपना मकान, ये बार बार नहीं करते हैं,
एक कैपिटल नेचर का हो गया। आप इधर देखिए, ये रेवेन्यू नेचर हो गया। रेवेन्यू नेचर क्या, ये हमेशा इनको पैसा मिलेगा, रेंट पर लगा दिए हमेशा पैसा मिल रहा है। ये कैपिटल नेचर हो गया, एक बार बेच दिए, इससे पैसा बहुत आ गया, इससे वो कमा रहे हैं, मतलब कि इनकम कर लिए और इसको से अपना काम कर रहे हैं। तो भाई गवर्नमेंट को दो कुछ। एक तो ये हो गया। अब देखिए वही मकान, रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट कंपनी की बात करें, तो जो घरे जब बिल्डिंगे बेचने का काम कर दिया है, लैंडे बेचने का काम कर दिया है उसका, तो ये रेवेन्यू नेचर खाएगा, बिजनेस में आ जाएगा ये। अगर आप एक बार सोल्ड करते हैं, आपका मकान है आपने बेच दिया, तो कैपिटल नेचर का हो गया। और आपका काम है बिल्डिंग बेचना, खरीदना, बेचना, खरीदना, तो ये तो बिजनेस हो गया। तो इस नेचर को समझना है कि रेवेन्यू नेचर क्या है, कैपिटल नेचर क्या है। आपके पास घर से रिलेटेड 3 चीज़ है। एक तो हम रेंट पर लगा दिए, ये बुढ़िया लगा ली, इससे पैसा कमा रही है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब एक व्यक्ति उस घर को बेच रहा है, तो ये बेच रहे हैं ये व्यक्ति को, तो इससे इनकम हो रहा है, तो कैपिटल नेचर हो गया। और एक व्यक्ति जो है उसका काम है मकान बेचना, जमीन बेचना, तो ये जो होता है रियल एस्टेट कंपनियां करती है, तो ये बिजनेस हो गया। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गई है। नेक्स्ट, अब ये मैडम को देखिए, ये मैडम क्या कर रही है कि अपना ज्वेलरी सोना बेच रही है, तो कैपिटल गेन हो जाएगा। और उसके पास बहुत सा सोना है और वो बेच दी, बिजनेस नहीं कर रही है, यहाँ ध्यान देने वाला। अगर बिजनेस करेगी तो रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। अगर पहले से पड़ा हुआ है, घर में बहुत सा सोना है और उसको वो क्या करती है कि बेचती है, तो वो कैपिटल गेन हो गया। अब देखिए वहीं सोना चांदी का अगर लेन देन होने लगा, तो ये चीज़ आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। ये तो बिजनेस हो गया, ये पूरा बिजनेस हो गया, रेवेन्यू नेचर हो गया। तो ये भी इस तरह से भी लोग इनकम करते हैं। एक तो उसके पास है रखा हुआ है और उसका ये सोना बेच अपना, चांदी हो सोना हो जो भी है, तो कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल से ही अर्न कर है, इनकम कर रही है, नोट ले रही है, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो गया। अब वही इसका बिजनेस होने लगा, सोना चांदी का बिजनेस होने लगा, तो ये कैपिटल नेचर ना होकर रेवेन्यू नेचर हो जाएगा। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल में जाएगा। इस चीज़ को समझना है कि इनकम कहाँ से हो रहा है, बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशनल से हो रहा है कि बिजनेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो रहा है। तो ये सब बातें जो है आपको अलग करती है कि रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। अब हम देखेंगे कि एक भाई साहब ये सीए किए हुए हैं और ये कहीं जॉब भी कर सकते हैं, तो उससे भी इनकम पा सकते हैं। नहीं तो ये जिस बाबू हैं वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, मतलब कि बिजनेस और प्रोफेशनल भी कर सकते हैं और सैलरी भी, मतलब कहीं काम भी कर सकते हैं। माने एक व्यक्ति कई काम कर सकता है, अपना बिजनेस भी खड़ा कर सकता है, अपना कहीं जॉब भी कर सकता है। तो ये सब जो है ये आपका रेवेन्यू नेचर है, और ये बिजनेस और प्रोफेशनल और इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि गवर्नमेंट ने सेक्शन 14 में ये बनाया है कि 5 हेड से लोग व्यक्ति पैसा कमाते हैं। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, एक होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी, एक होता है कैपिटल गेन। इसके बाद जो बचता है अदर सोर्स। तो हमको लगता है कि आप ये समझ गए
कि इनकम का स्रोत क्या है। अब इसी इनकम के स्रोत पर इनकम टैक्स लिया जाता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या इसका नियम है। जॉब से ये भाई साहब पैसा कमा रहे हैं, ये लेडी है जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट दे कर रही है, ये भाई साहब अपना मकाने बेच रहे हैं, ये तो मकान का लेन देन रियल एस्टेट कंपनी बना दिए हैं। इसके बाद ये मैडम अपना सोने बेच रही है, मतलब कैपिटल गेन कर रही है, यहाँ पर सोना चांदी का बिक्री हो रहा है, और ये भाई साहब दोनों काम कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि नेचर समझना। ओके, अब आते हैं हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। देखिए, हम बताए थे कि ये जो इनकम हमारा जो होता है, इनकम जो हमारा होता है वो 5 हेड होता है। ये अंडर सेक्शन 14 में होता है। और ये भी बताएं कि कोई व्यक्ति वो एक हेड मेनी हेड सोर्स हो सकता है। तो मान लीजिए कि मिस्टर ए का ये समूचा इनकम है। कहाँ से इनकम है? 5 इनकम होता है। तो इनको सैलरी भी मिल रहा है, बिजनेस भी है इनका, रेंट पर लगाएं हाउस प्रॉपर्टी भी है, कैपिटल गेन भी कर रहे हैं, और इनका लॉटरी भी पड़ा है मान लीजिए। तो ये जब सब टोटल करेंगे तो ये जो पूरा पैसा होगा इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। लेकिन ये ग्रोस टोटल इनकम पर इनकम टैक्स नहीं कटता है। आप यहाँ देखिए, इफ एनी इनकम इज टैक्सेबल, मतलब कि आपका कोई भी इनकम टैक्सेबल होगा, देन इट विल बी इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ इनकम। मतलब ये पांचों में से कोई हो सकता है इनकम का स्रोत। इनकम फ्रॉम above 5 head are added and sum is equal gross total income। मतलब कि ये पांचों का इनकम जोड़ा जाएगा तो वो होता है ग्रोस टोटल इनकम। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं, लेकिन इस पर आपका इनकम टैक्स नहीं कैलकुलेशन होगा, ये तो ग्रोस टोटल इनकम हुआ है। गवर्नमेंट ने दाया माया कुछ की है, बोली है कि ठीक है तुम इतना इनकम किए हो इस सब से, तो आपको कुछ डिडक्शन दे दिया जाएगा। जैसे आपने LIC का प्रीमियम भर रहे हैं, आप TDS कटवाए हैं, अपने इनकम पर TDS कटवाए हैं, आप घर के लिए लोन लिए, हाउस लोन लिए है, मेडिकल के लिए इंश्योरेंस कराए हैं, तो भाई ये सब आपको काट के हम आपको टोटल इनकम पर टैक्स लेंगे। मतलब कि आप कर लीजिए कि आपका टोटल इनकम कितना है, उसमें हम डिडक्शन कर देंगे। लेकिन जो डिडक्शन होता है तो 1,50,000 ही डिडक्शन हो सकता है। आप बहुत सा दिखाना कि ये किए वो किए, तो गवर्नमेंट बोलते है कि ना बाबा ना, सब तुम्हारा डिडक्शन कर देंगे तो इनकम टैक्स क्या कहाँ काटेंगे। तो लिमिटेड है 1,50,000 डिडक्शन करने का। ठीक है, तो बताएंगे डिडक्शन के बारे में। आप मोटा मोटी समझिए कि जो इनकम टैक्स निकाला जाता है तो उसके 5 इनकम का स्रोत होते हैं, उसको जोड़ते हैं तो वो जोड़ते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम होता है, जिसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। और ये ग्रोस टोटल इनकम पर टैक्स नहीं कटता है। ये जो ग्रोस इनकम टोटल आता है तो डिडक्शन होता है, जैसे LIC, TDS, हाउस लोन, मेडिकल, ये सिंपल ही बात समझिए। इसके बाद घटाने के बाद जो टोटल इनकम होता है इस पर टैक्स लगता है। वहाँ लिखा है फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम सर्टेन डिडक्शन बैलेंस इनकम इज ए टोटल इनकम। मतलब जो ग्रोस टोटल हुआ है उसमें डिडक्शन करके जो आएगा टोटल इनकम उस पर टैक्स होता है। तो टोटल इनकम इज ए टैक्सेबल वैल्यू, मतलब जो टोटल इनकम होगा उसी वैल्यू पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन होगा। कहने का मतलब ये है। चलिए तो देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए कि मिस्टर ए ने क्या किए हैं कि मिस्टर ए जो हैं वो सैलरी भी कमा रहे हैं, बिजनेस से भी कमा रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी से भी
कैपिटल भी बेचे हैं और उनको लॉटरी भी पड़ा है, पांचों मान लेते हैं, पांचों मान के तरह। तो ये जो कमी होगा वो रियल इनकम होगा। आपको पहला वीडियो में आपको रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम के बारे में बताए थे, उसका ये प्रैक्टिकल चल रहा है आपका। तो ये मिस्टर ए हेड ऑफ इनकम हो गया, सैलरी से, बिजनेस से, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स लॉटरी हो गया। अब यहाँ समझिए कि ग्रोस रिसिप्ट कितना किए। ये मिस्टर ए 10 महीना अपनी कंपनी में काम किए, उनको 40,000 रुपया महीना मिलता है, तो 10 महीना में 4 लाख हो गया इसका। तो 4 लाख इनका हो गया। तो ये कंपनी क्या की है, इनको सैलरी देते समय टीए दी है, तो 8,000 टीए इनको मिला है। तो ये टीए डिडक्शन हो जाता है, इसको डिडक्ट करके इनका पास सैलरी साल भर में मान लिया गया कि 3,92,000 हुआ, मैंने डिडक्ट उसी समय कर दिया जाता है। इस तरह बिजनेस इनका 7 लाख मिला हुआ है, 7 लाख। इसे हाउस प्रॉपर्टी रेंट से भी मिला है 90,000, और कैपिटल सोना चांदी बेचे हैं 18,000 का, और लॉटरी पड़ा है 2,05,000, तो उस पर टीडीएस कटा है, तो ये 2 लाख इनका दिखाया गया, तो रियल इनकम दिखाया गया। आपको बता दें कि ये टीडीएस क्या होता है, डिडक्ट किया गया है, इनके लॉटरी मिला है 2.5 लाख को, और गवर्नमेंट इसको दे रही है। मतलब जो लॉटरी वाला क्या किया है कि 2 लाख दिया है, 5,000 गवर्नमेंट को दे दिया है। तो टीडीएस के बारे में बता दें कि अभी इसका एग्जाम्पल दे के कुछ बताएंगे आपको, तो समझ में आएगा टीडीएस क्या है। तो ये टोटल करते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम होता है, 14 लाख आपका ग्रोस टोटल इनकम हो गया मिस्टर ए का। इसके बाद अब ग्रोस इनकम होता है, एक तो मतलब कमाते समय कुछ डिडक्शन हो जाता है, कहने का मतलब है कि जब आप कमा रहे हैं पैसा, उसी में टीए का डिडक्शन होगा, टीडीएस हो गया। अब एक ग्रोस इनकम आने के बाद गवर्नमेंट ने डिडक्शन करने के लिए एक सेक्शन बनाई है, और सेक्शन का नाम है 80C to STU। मतलब 80C में कुछ डिडक्शन है, 80D में कुछ डिडक्शन है, 80E में डिडक्शन है। इसी तरह गवर्नमेंट ने डिडक्शन के लिए सेक्शन 80C to 80U बनाई है। और ये डिडक्शन कब होता है, जब ग्रोस टोटल इनकम निकल जाता है, मतलब कि रियल इनकम निकल जाता है, यानी कि रियल इनकम पर आपका इनकम टैक्स नहीं लगता है। कब लगता है, जब डिडक्शन हो जाता है। अगर डिडक्शन लायक है तो ये भी बात है, कोई जरूरी नहीं कि डिडक्शन होगा। अगर आपका एक ग्रोस अमाउंट इतना आ जाता है इनकम टैक्स को, तो आप होगा इनकम टैक्स का स्लैब रेट। एक इनकम टैक्स का एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल कल चलेगा, कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आने वाले वीडियो में। अभी तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट इनकम टैक्स। तो आप ये समझे कि ग्रोस इनकम क्या है। अब ये डिडक्शन होता है, जैसे LIC का प्रीमियम दे रहे हैं तो साल भर में 60,000 दिए, लड़कों का स्कूल फीस दिए 50,000, हाउस लोन लिए हैं उसका 60,000 दिए, तो हो गया 1,70,000। तो गवर्नमेंट कहती है कि 80C के अनुसार कि आपको ये सब डिडक्शन करेंगे, लेकिन 1,70,000 हम नहीं मानेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख हम कर सकते हैं। मतलब कि आप इतना आप खर्च कर दिए हैं LIC में, स्कूल फी में, हाउस लोन में, तो ये 80C के अंदर आता है। बहुत सारे नेट पर आप सर्च कर सकते हैं, सेक्शन 80C से NTU, तो सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं। मैंने ग्रोस इनकम आने के बाद, ग्रोस टोटल इनकम आने के बाद डिडक्शन करते हैं, और डिडक्शन करते हैं तो 80C को दिखाते हैं कि ये चीज़ का इतना इतना पैसा हमने खर्च किया, इसको डिडक्शन कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट कहती कि नहीं, आप बहुत दिखाएंगे उससे मन नहीं, 1-1.5 लाख से ज़्यादा हम कम नहीं कर सकते हैं। तो 80C में है कि 1,50,000 अंतिम आप
कर सकते हैं डिडक्शन। इसके बाद 80D में मेडिकल अपने लिए कराए हैं, अपने फादर के लिए किए, तो उसके लिए जो पैसा वेस्ट कर रहे हैं इनकम कर से, तो वो भी आपका डिडक्शन हो जाएगा। भाई आपका स्वास्थ्य के लिए तो भाई गवर्नमेंट उसका पैसा तो नहीं लेगी, दया माया की है। एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग डॉक्टर बनाना चाहते हैं भाई, उसके लिए लोन लिए, तो भाई आपको वो इनकम से भाई आपका हम नहीं काटेंगे। चलिए भाई आपके इनकम से दिए हैं तो गवर्नमेंट इसको भी डिडक्शन कर देती है। तो ये पूरा टोटल किया जाता है डिडक्शन का, तो आया 2,50,000। तो 2,50,000 क्या हुआ कि ये ग्रोस टोटल इनकम जो 14,000 है उसमें से हम घटा लेंगे 14 लाख में 2,50,000 घटा लेंगे तो 11,50,000 जो आया, यही टोटल टैक्सेबल इनकम हुआ। कहने का मतलब कि इसी पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन होता है। पहले हम क्या करते हैं पहले हम लोग क्या करते हैं कि इनकम दिखाते हैं, कहाँ से इनकम हुआ है उसको जोड़ते हैं। अच्छा, इनकम करते समय जो 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 डिडक्शन हुआ है उसको घटा के ये अमाउंट लिखते हैं, तब ये टोटल होता है, इस ग्रोस टोटल बोलते हैं। अब ग्रोस टोटल में आपको 80C से 80 का कोई मिस्टर ए के अनुसार जो इनकम की हैं इस रूल में आते हैं। इनका ये कुछ कर रहे हैं तो उतना घट जाएगा। तो ये 2.5 लाख का कर है मिस्टर ए, तो उसमें से 2.5 लाख घट गया, तो 14 लाख में से 2,50,000 घट गया, तो 11,50,000 रुपया हुआ। तो 11,50,000 का वो इनकम टैक्स कर देगा। मतलब कि ये जो पैसा हुआ, ये जो वैल्यू हुआ, वो टोटल टैक्सेबल इनकम हो गया। मतलब इसी पर टैक्स कटना है। चलिए, तो ये समझ में आया। हम बताएंगे TDS के बारे में भी कुछ आप लोग को बताएंगे। देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि मैं टैली गुरु जी हैं, ये टैली गुरु ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं। इस कंपनी का नाम है ABC को लिमिटेड। अब एक कंपनी खा किए हैं, रूम लिए हैं ये मकान मालिक से, ये मकान मालिक हैं, और इन्होंने इनको 50,000 रुपया पे रेंट पर बात हुआ है कि हर मंथ मकान मालिक 50,000 रुपया लेंगे। क्या? रेंट। हम TDS का एग्जाम्पल बता रहे हैं। TDS का आपको बता दें कि TDS के लिए 5 क्लास चलेगा, जिसमें से 2 क्लास आपका थ्योरी होगा और 3 क्लास टैली में कैसे करेंगे वो होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको TDS का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, TDS को इनकम टैक्स समझाने के लिए। क्योंकि कोई भी इनकम करता है तो उस पर इनकम टैक्स लगता है। तो इनकम तो ये भाई साहब रूम से भी कर रहे हैं 50,000। गवर्नमेंट जो होती है हमारी सरकार, पहले के राजा महाराजा होते थे, तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो देखती रहती है कि पैसा कहाँ से आए। एगो न एगो नियम लगाती रहती है, एक न एक नियम लगाती रहती है। तो TDS टैक्स भी एक इनकम टैक्स वसूलने का एक तरीका है। मतलब इनकम टैक्स वसूलने का एक तरीका है। तरीका का मतलब, कहने का मतलब है ना कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, तो कैसे पकड़ में आएगा कि वो व्यक्ति बहुत कमा रहा है, वो कौन व्यक्ति बहुत कमा रहा है। तो बहुत कमा रहा है जो व्यक्ति, उसको पकड़ने के लिए, मतलब कि ये लोग अगर पैसा जो कमा रहा है व्यक्ति और वो पैसा नहीं दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उसको पकड़ने के लिए, मतलब कि एक तरह से चोर हो गया, नहीं देता है टैक्स, तो ये चोर है। तो उसके लिए TDS बना। TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स,
याद रखिएगा, कोई कोई बोलता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इस एग्जाम्पल द्वारा समझे। मान लीजिए कि टैली गुरु एक कंपनी खड़ा किए हुए हैं और किराया पर लिए हैं, मतलब बात हुआ है अभी, तो ये इनको पैसा देने वाले हैं। तब तक राजा को मालूम हो जाता है, तो अपना मंत्री भेजते हैं और बोलते हैं, टैली गुरु से बोलते हैं वो, तुम सुना है कि 50,000 रुपया तुम उस आदमी को दे रहे हो। हाँ हम दे रहे हैं। तो सुनो, अब यहाँ पर तुमको जॉब करना है, बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस चलाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 50,000 रुपया जो तुम उसको दे रहे हो, 50,000 मन दो, तुम उसको 5,000 रुपया काट कर 5,000 काट के उस व्यक्ति को 45,000 दो, 45,000, मतलब 10% पैसा हमको दे दो। ये 10% पैसा जो हम, ये नया मेरे दिमाग में एक आइडिया है TDS के रूप में, टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। तो अरे सर ये क्या कर रहे हैं, हम 45,000 देंगे तो हमको तो निकाले देगा, रूम देगा ही नहीं, मुझे बिजनेस ही नहीं करने देगा, कहाँ करेंगे रूम, हम नहीं जानते हैं। तुमको ये काट कर देना है तो दो, मुझे पैसा, मैं तुमको एक कागज़ बना दूंगा, वो जाकर तुम उसको दे देना है कि ये 5,000 का लो और भेज देना हमको। तुम समझ गए ना, ये राजा का मंत्री बोलता है। अब तो भाई जो बिजनेस कर रहा है उसका अपना मकान नहीं है, वो कहीं बाहर से आके कर रहा है, तो भाई दोनों का बात मानना पड़ेगा। तो ये भाई साहब टैली गुरु गए इनके पास, बोले कि ये लीजिए 45,000। ये अलग गुस्सा हो गए, हमें तुमसे तो 50,000 की बात हुई थी और तुम दे रहे हो 45,000। देखिए आपको मालूम नहीं है, अब टैली गुरु बोल रहे हैं, आपको मालूम नहीं है जिस राज्य में रह रहे हैं, जिस देश में रहे हैं, वहाँ का कानून मालूम नहीं है। कल हम आपको पैसा देने आया था, उसका मंत्री आया था, बोला कि उसको भेज दीजिएगा ऑफिस में, कोई बात होगा तो। उसको ये TDS का कागज दिए हैं, 26Q चालान से पैसा जमा होता है। मैं कहने का मतलब ये है कि जो हम टैक्स जमा करते हैं, बैंक में काम जमा करते हैं, और एक उसके लिए एक चालान होता है जो हम इनकम टैक्स में पढ़ाया था आपको। देखिए आपको GST सीखना है, कोई भी टैक्स आप एक समझिए, कोई भी टैक्स का पैसा जमा करना है या कुछ करना है, तो आपको बारीकी से टैक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 5,000 TDS के रूप में कटा, जो 26Q नाम से कटा। तो ये पैसा दिए, एक डॉक्यूमेंट इनको दिए कि भाई लीजिए ये गवर्नमेंट दी है। अब ये लाल पीला हुआ मालिक, और वो गया उसको ऑफिस में, भाई सर हम तो आपको देते हैं इनकम टैक्स, साल में आपको इनकम टैक्स देते हैं, और आप ये कैसे पैसा ले लिए, मैं इनकम नहीं करूंगा तो मैं आपको टैक्स कैसे दूंगा। तो मंत्री बोलता है बैठो बैठो और लाल पीला मत हो, आपका कहीं पैसा गया नहीं है, इनकम टैक्स तो हम लेंगे ही, अब ये मेरा नया कानून नियम बन गया है, तो क्या हम टैक्स देते रहें। ये बोल रहा है, मकान मालिक बोल रहा है। किससे बोल रहा है, ये राजा से। मतलब आज के सरकार जो है राजा ही है। और ये समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजा जी से बोल रहा है कि राजा जी
ये कहाँ से पैसा, कहाँ का नियम कानून हो गया कि आप तो इनकम टैक्स ले रहे हैं, एक दूसरा टैक्स क्या लगा दिए और आप बोल रहे हैं कि गुस्सा मत होइए। ऐसे थोड़े होता है, आपके राज्य में रह रहे हैं तो क्या हम लोग जिएंगे नहीं? कहते हैं जियो, जी भर के जियो, लेकिन बात समझो। क्या समझो? तुम इनकम टैक्स दोगे, हाँ हम लेंगे, हाँ तो वहीं तो इनकम टैक्स लेंगे, आप हमको देना है साल में। लेकिन ये TDS वहीं तो बता रहे हैं कि आपको देना है TDS, मान लीजिए कि 40,000, मान लीजिए कि आपको साल भर में 40,000 का आ गया इनकम टैक्स। इस मालिक को साल में 40,000 रुपया देना पड़ रहा है इनकम टैक्स। तो उस समय जब देंगे तो 5,000 घटा दीजिएगा, 5,000 घटा दीजिएगा, हमको 35,000 दीजिएगा। सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए कितना दिए थे कितना नहीं दिए थे। हम आपको इनकम टैक्स में सेल्फ असेसमेंट के बारे में बता रहे हैं। आप समझ जाए कि मैं 3 वीडियो दे दिया हूँ, ये 4था वीडियो आपको दे रहा हूँ, और ये चारों वीडियो, एक एक वीडियो आपका बहुत काम का है टैक्स के लिए। आप टैक्स के बारे में जानेंगे तब वहीं GST के बारे में समझेंगे। मैं 100 बात नहीं, एक है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये जो मकान मालिक है ये इनकम करता है और इसके इनकम पर इनकम टैक्स देना पड़ता है, फर्स्ट। दूसरा बात कि गवर्नमेंट क्या की है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि कैसे सभी लोग से टैक्स ले। तो उसने नियम बना दिया कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देता है तो उस व्यक्ति को, मान लें कि टैली गुरु पैसा दे रहे हैं, तो टैली गुरु से बोला जाएगा कि देखो पैसा देने से पहले TDS काट के दो, TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS काट कर दीजिए। तो ये पैसा इसको मिलेगा काट के। तो अब ये व्यक्ति जो इनकम कमाया है, तो जब इनकम टैक्स जमा करेगा तो जो जितना भी इसका इनकम टैक्स देना होगा, अभी बताते 40,000, तो उसमें से जितना TDS टैक्स दे दिया है तो उस पर घटा के देगा, मैंने 35,000 पर उसका इनकम टैक्स लगेगा, कहने का मतलब। तो ये सरकार इसलिए की है कि लोग जैसे एडवर्टाइज के लिए पैसा देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है एडवर्टाइज के लिए पैसा देती है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसा देती है, सर्विस, मान लो कोई कंपनी है उसका प्लांट, बहुत बड़ा बड़ा प्लांट है, एक प्लांट को ठीक करने के मैंने ले लेता है सर्विस करने के लिए 1.5 लाख 2 लाख, 1 घंटा काम किया उसका 1.5 लाख का काम हो गया, तो बहुत पैसा कमा रहा है। तो कौन पैसा कमा रहा है? तो पैसा जो लेगा वो कमा रहा है, तो जो दे रहा है उसी को पकड़ लो, जो बिजनेस कर रहा है, सब काम करवा रहा है, भाई तुम TDS काट के दो। तब ये व्यक्ति कहेगा कि भाई हमको इनकम टैक्स देते हैं, तो इनकम टैक्स देते हैं तो इधर आ जाओ, तुमको घटा के हम उस समय कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब कि गवर्नमेंट बहुत चालाक है, वो देश को चलाने के लिए इनकम टैक्स लेती है। एक 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हर व्यक्ति को देना है इनकम पे, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पर लगता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनकम टैक्स के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने देखा कि अब देखिए, अब मिस्टर ए जो हैं इनको लॉटरी पड़ गई, तो लॉटरी का पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इनको 5,000 रुपया TDS कट गया, तो ये 2 लाख पर इनका मतलब घटा दिया जाता है।
अब इनका रियल इनकम हुआ ये, नहीं तो 2,05,000 हो जाता है इनकम इनका, लेकिन TDS कट जाने के चलते इनका ये हो गया। तो यही मैं बता रहा हूँ कि हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए उसका इनकम का हेड मालूम होना चाहिए, कौन कौन हेड में कितना पैसा लगा है, और कमाते समय कुछ डिडक्शन हो जाता है। और इसके बाद आता है ग्रोस इनकम, और ग्रोस इनकम में से डिडक्शन करते हैं सेक्शन 80C to 80U तक का। इसके बाद जो पैसा आता है डिडक्शन करके, तो वो होता है टोटल टैक्सेबल इनकम। और एक बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा कि जब TDS का भी अलग अलग रेट होता है। गवर्नमेंट जो सरकार हमारी है वो दाया माया की है, कुछ क्या माया की है कि बोली है कि देखिए, अगर आप साल में 1,80,000 रुपया लेते हैं किराया से, तो आपको TDS नहीं कटेगा। आप गूगल पर जाकर TDS रेट खोजिए, आपको यहाँ पाएगा। हर चीज़ के लिए पैसा लेते उसका एकदम लिस्ट है कि 194I रेंट के लिए है। अब दिस होल्ड लिमिट इसको बोलते हैं, मतलब कि 1,80,000 रेंट का किराया किसी को मिल रहा है तो वो उसका TDS नहीं करेगा। उसका क्या होगा, TDS नहीं कटेगा। बात को समझिए, TDS नहीं कटेगा। लेकिन इस 1,80,000 से 1 रुपया बेसी हो जाए, 1,81,000, तो उसको TDS देना है। गवर्नमेंट दाया माया इतना ही चीज़ है। ये 1,80,000 जो लिमिट है उसको बोलते हैं फिक्स्ड होल्ड लिमिट। तो अभी टैक्स में आपको अभी टैक्स में बहुत पढ़ना है। अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो चौथा वीडियो चल रहा है। ये मतलब कि 200-300 टैक्स का वीडियो बन सकता है, इसको समझना होगा। अब एक शब्द समझिए, फिक्स्ड होल्ड लिमिट। ये कहीं भी अगर फिक्स्ड होल्ड लिमिट लिखा है तो समझिए कि वो इसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा, इतना तक टैक्स नहीं देना है। बात समझ में आया? फिक्स्ड होल्ड लिमिट क्या होता है? GST में भी आपको होगा कि इस पर GST लगेगा, इतना पर GST का रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है। फिक्स्ड होल्ड लिमिट, हम ये बात सब बता रहे GST के लिए कि कोई भी शब्द आएगा, जैसे SSC आ गया, तो SSC मतलब क्या है? SSC मतलब कि जो टैक्स पेयर होता है, जो इनकम टैक्स जमा करता है। तो ये समझना है, इस बात को समझना है। टैक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड है उसको जानना है, जैसे फिक्स्ड होल्ड लिमिट। तो ये बात आप समझ, वो फिक्स्ड होल्ड लिमिट मतलब कि गवर्नमेंट ने लिमिट बना दिया है कि आप इतना तक जाते हो तो आप पैसा नहीं दोगे, इससे बाहर जाते हो तो पैसा दोगे। सरकार ने बिना मतलब का किसी पर टैक्स नहीं बोझती है, फालतू नहीं बोझती है। हाँ, वो उसके नज़र में 1,80,000 को जो किराया ले रहा है रूम का, तो वो समझेगा कि वो गरीब है। लेकिन 1,81,000 लिया तो समझेगा अरे तो पैसा कमाने लगा, इसको इनकम देना पड़ेगा। तो रेंट के लिए दो तरह का है। अब एगो 2% से TDS कटेगा, एगो 10%। गवर्नमेंट ने बनाई है। जो रेंट लिया है, प्लांट एंड मशीनरी बैठाया है, उसके लिए रेंट लिया है तो 2%। और जो घर लिया है उसमें फर्नीचर है, फिटिंग है, AC है, बेस्टी है, रूम रेंट है, रूम रेंट समझिए, रूम रेंट के लिए तो 10% लगता है। तो इसी प्रकार टैक्स का रेट होता है, अलग अलग रेट होता है, अलग अलग कैलकुलेट। जैसे प्रोफेशनल फ़ी, ये प्रोफेशनल फ़ी क्या है, इसका भी नंबर होता है 194J। वो था रेंट के लिए, वो था रेंट के लिए आपका, रेंट के लिए था आपका, रेंट के लिए थे 194I और 194J प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल फ़ी क्या है? तो प्रोफेशनल फ़ी के बारे में बता दे हैं कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी है और आप कंपनी में किसी को रखे हैं
आपका अकाउंटिंग करने के लिए, प्रोफेशनल काम कर रहा है अकाउंटिंग करने के लिए, एक मतलब हिसाब किताब करने के लिए है। आपका इंस्टीट्यूट है, कोई टीचर को रखे हैं पढ़ाने के लिए, तो अगर मंथ में प्रोफेशनल फी 30,000 देते हैं तो अब तो ये फीस लिमिट है, सरकार कुछ नहीं बोलेगी, टीडीएस नहीं कटेगी। लेकिन अगर वही प्रोफेशनल फी देने लगे 35,000, 40,000, 50,000 तो उस पर टीडीएस कटेगा। मतलब फीस, हर चीज़ का फीस लिमिट है, उस लिमिट के अंदर में हो तो टैक्स नहीं करेगा टीडीएस, और जब लिमिट पार करोगे तो कटेगा, कहने का मतलब है। अगर तुम बहुत इनकम कमा रहे हो, तुम इनकम टैक्स दे रहे हो, तो भी तुमको देना पड़ेगा, बाद में घटा लेना, कहने का मतलब है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल घंटी बजाइए। नोटिफिकेशन ज़रूरी है कि मैं कौन वीडियो जा रहा हूँ आपको मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब किए हैं तो आपको मिल जाएगा। बेल घंटी बजाइए, आपका फटाफट जो भी हम वीडियो डालते हैं वो आपको वीडियो आ जाएगा। तो आज का इतना ही करके हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।